बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबीय्यीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 2 इज़ हेयर, दैट इज़ प्रोनाउंसिएशन। हमने अपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि प्रोनाउंसिएशन लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखते हैं कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। दिस लेसन इज़ अबाउट द यूजेज ऑफ अ डिक्शनरी टू नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। आपको बताया था ना कि डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन प्रोवाइड की होती है, लेकिन उसको हम कैसे सीख सकते हैं इस लेक्चर में हम देखेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश आर ऑफन वरीड अबाउट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बिकॉज स्पेलिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स ऑफन काज कन्फ्यूजन। कि स्पेलिंग सेम होते हैं और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है वर्ड्स की, कि स्पेलिंग कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे ये एग्जांपल में देखें कि रेशन, अब टी आई टन होता है लेकिन ये एस एच की आवाज़ देगा, रेशन एस एच की आवाज़। मतलब कंफ्यूजिंग होते हैं स्पेलिंग, और प्रोनाउंसिएशन कोई और होती है और दिखने में स्पेलिंग कुछ और लग रहा होता है। तो अब डिक्शनरी हमें बताएगी कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं ठीक से वर्ड्स को। द स्टूडेंट्स जनरली फेस डिफ़िकल्टी टू प्रोनाउंस अ वर्ड करेक्टली आफ्टर दे रीड इट। कि बच्चों को डेफिनेटली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि जब उसको वो पढ़ते हैं ज़ाहिरी तौर पे और वर्ड नज़र आ रहा होता है और एक्चुअल में उसकी प्रोनाउंसिएशन और होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, डिफ़िकल्टी पेश आती है। तो इसलिए ये लेसन आपको प्रोवाइड किया गया है ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। अब इस लेसन के भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे यू विल बी फेमिलियर विद अ सेट ऑफ स्पेशल सैम्बल्स नोन एज फिनोमिक सैम्बल्स। फिनोमिक सैम्बल्स दैट आर यूज टू इंडिकेट ईच स्पीच साउंड। फिनोमिक सैम्बल्स वो सैम्बल्स होते हैं जो मैं आपको बताया था डिक्शनरी में लिखे होते हैं, आगे हमें दिए होंगे। ये सैम्बल्स हमें ये सिखाते हैं कि आपने वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। ओके, द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन कंसिस्ट ऑफ फ्यू एक्सरसाइज। कुछ सेकंड पहले में हम फिनोमिक सैम्बल्स सीखेंगे, दूसरे पार्ट में हम एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वर्ड देखें, इसको कहते हैं कोरस। अब ये कोरस जो है ये सी एच तो च की आवाज़ देता है ना, चोरस इसको होना चाहिए था, बट ये कोरस प्रोनाउंस हो रहा है। तो ये चीज़ हमें कौन बताएगी कि इसको सी एच को एज अ के प्रोनाउंस करना है। ये डिक्शनरी से हमें पता चलेगा कि इसका साउंड यहाँ के एज अ के होगा। अगेन चर्च, चर्च इसको अब सी एच यहाँ च की आवाज़ दे रहा है और यहाँ क की आवाज़ दे रहा है। मतलब अब हमें कैसे पता चलेगा कि सी एच तो सेम है ना, कि कहाँ उसने क्या की आवाज़ देनी और कहाँ चे की आवाज़ देनी। ये अगेन हमें डिक्शनरी बताएगी। रेशन ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये मशीन, मशीन भी अगेन एस एच की आवाज़, यहाँ सी एच एस एच की आवाज़ दे रहा है और यहाँ टी आई ओ जो है एस एच की आवाज़ दे रहा है। देखें स्पेलिंग डिफरेंस है लेकिन दोनों साउंड सेम प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो अब ये बातें हमें डिक्शनरी से पता चलेंगी, ठीक है। द वर्ड, ये आगे एक्सप्लेनेशन बताई हुई यानी वर्ड्स की जो हमने ऊपर पढ़े हैं कि द वर्ड कोरस विच बिगन्स विद द लेटर सी एच इज़ प्रोनाउंस्ड विद द के साउंड, while in the word church the letter ch is pronounced as the उर्दू पंजाबी लेटर के सी एच च साउंड से, ठीक है। ये बात मैंने आपको ऊपर समझा दी है। इन द वर्ड रेशन टी आई यू एन इज प्रोनाउंस एज एस एच, और मशीन में सी एच जो है वो एस एच की तरह प्रोनाउंस हुआ है, ठीक है। यही बात ऊपर जो हमने एग्जाम्पल पढ़े उनको एक्सप्लेन किया गया यहाँ। Remember that the phonemic symbols are given in slash brackets in the dictionary. ऐसे स्लैश ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट दूसरी ये ब्रैकेट, इनके दरमियान में ये फिनोमिक सैम्बल्स जो मैंने आपको बताया था ना, उल्टा सी लिखा हुआ है, ये देखें ए ई लिखा हुआ है और ये उल्टा ई लिखा हुआ है, अजीब अजीब सैम्बल्स, इनको फिनोमिक सैम्बल्स कहते हैं। और आपको ये ऑलरेडी पता है कि ये हमें बताते हैं प्रोनाउंसिएशन के बारे में, इनको हम सीखेंगे अब इस लेक्चर में। ओके, ये बात आपने याद रखनी है कि यूँ स्लैश ब्रैकेट्स में फिनोमिक सैम्बल्स को लिखा हुआ होता है डिक्शनरी में। Now try to say these words louder. Pay special attention to the shape of your mouth and lips. देखें शॉर्ट वॉवल्स और लॉन्ग वॉवल्स, पहले हम सिर्फ वॉवल्स को प्रोनाउंस करना सीखेंगे कि एज इन शीप, एस एच डबल ई पी शीप। आपको पता है ई वॉवल है, 5 वॉवल्स हैं, बाकी सारे जो अल्फ़ाबेट हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 5 वॉवल कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये ई वॉवल्स में फॉल करता है। अब वॉवल को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये शिप इसका मतलब होता है भेड़, और ये शीप हो गया, और ये शिप, शिप इसका मतलब होता है बहरी जहाज़ या इस तरह, ठीक है। अब ये डबल ई ये भी वॉवल है, आई भी वॉवल में फॉल कर रहा है। दोनों वॉवल हैं लेकिन दोनों जगह पे उनका मीनिंग तो आपको पता है, शीप का और मीनिंग है, शिप का और मीनिंग है, तो इनकी प्रोनाउंसिएशन डेफिनेटली डिफरेंट होगी। देखें अब ये डबल ई लॉन्ग वॉवल्स, इनको हमने थोड़ा लंबा करना है कि शीप, देखिए ना शिप एक मतलब शॉर्ट कर रहे हैं इस वॉवल को, और शीप थोड़ा लंबा कर रहे हैं, लॉन्ग वॉवल प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ये आई यूज़ होगा, ठीक है। ये सैम्बल, जहाँ ये सैम्बल यूज़ होगा जिस वर्ड के आगे, तो उसमें से हमें ये पता चल जाना चाहिए कि इस वर्ड में जो वॉवल यूज़ हो गया उसको हमने लॉन्ग करना है, उसको उस वॉवल को हमने लॉन्गली प्रोनाउंस करना है। ओके, ये शीप हो गया, समझ आ गई ना आपको, होप सो। अच्छा नेक्स्ट देखें, ये आ लिखा हुआ है एज इन द फार्म, एफ ए आर एम फार्म, और ये हैट। अब ये ए है, यहाँ भी ए है, ए भी अगेन आपको पता है वॉवल में फॉल करता है, तो यहाँ हम इसको फॉर्म थोड़ा सा लंबा करके फॉर्म, और यहाँ हैट,
हैट नहीं इसको करेंगे, हैट कहेंगे तो गलत प्रोनाउंस होगा, हैट इसको कहेंगे। मतलब यहाँ वावल शॉर्ट प्रोनाउंस कर रहा है, यहाँ लॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ अब ए जिस वर्ड के आगे यूज़ हो, ब्रैकेट में ऐसे स्लैश ब्रैकेट्स में ए लिखा हो, इसका ये मतलब है कि इधर जो वावल यूज़ हुआ है ना ए, इसको हमने लॉन्ग करना है। यहाँ आई वाला वावल, ये वाला वावल भी लॉन्ग करना है। इसका ये मतलब है कि ई वाला वावल जिस इस वर्ड में यूज़ हुआ है तो हमने उसको एज अ लॉन्ग वावल पढ़ना है। और जब ये लिखा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ जो वावल यूज़ हुआ है उसको हमने शॉर्टली प्रोनाउंस करना है। समझ आ रही है ना बच्चों आपको? सारा पढ़ लें तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखें, जहाँ अब ए लिखा हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस वर्ड में ये जो ए यूज़ हुआ है वावल, उसको हमने लॉन्गली प्रोनाउंस करना है, यानी कि फॉर्म। और अगर ऐसे हो ए और ई साथ, इसको इन दोनों को इकट्ठा लिखा हो तो इसका ये मतलब है कि उस वॉवल को वही वही वर्ड है, यहाँ भी आ है यहाँ भी आ है, लेकिन इसको हमने फार्म करना है और यहाँ हैट, ठीक है, यहाँ शॉर्टली प्रोनाउंस करना है और यहाँ लॉन्गली। हमें बताएगा कौन? ये बताएगी ये चीज़, ये आगे स्लैश ब्रैकेट्स में लिखी होगी। तो जिस वर्ड के आगे स्लैश ब्रैकेट में ये लिखा हो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो आ यूज़ हुआ है उसको हमने लॉन्गली प्रोनाउंस करना है। जहाँ स्लैश ब्रैकेट्स में ये वाला सैम्बल हो तो आपको याद रखना है कि उसको हमने शॉर्टली प्रोनाउंस करना है वॉवल को। नेक्स्ट देखें, कूल। अब डबल एल कूल, और यहाँ फुट, ठीक है, एफ डबल फूट भी हो सकता है लेकिन फूट गलत है, इसको फुट कहते हैं, आपको पता है। अब इसको हम शॉर्टली प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसको लॉन्गली प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इसका सैम्पल क्या है? ओ को प्रोनाउंस करने का लॉन्गली यू। जहाँ ये यूज़ होगा ऐसे स्लैश ब्रैकेट्स में, आपको पता चल जाना चाहिए कि इस वर्ड में जो ओ यूज़ हुआ है ये लॉन्गली प्रोनाउंस होगा, ठीक है, जैसे कूल। और यहाँ भी एज इन सॉरी फुट, ये हो गया ना फुट, फुट और सॉक, यहाँ दो एग्जांपल दी गई हैं इसकी, ठीक है, कि एफ डबल ओ टी फुट, डबल ओ के लिए ये यूज़ होगा कि डबल ओ को हमने शॉर्टली प्रोनाउंस करना हो, फुट, और जब डबल ओ को लॉन्गली प्रोनाउंस करना हो तो ये वाला सैम्बल यूज़ होगा, ठीक है। और अगर एक ओ दिया हुआ है, ओ भी वोवल है, अगेन आपको पता है, हॉर्स, इसको लॉन्गली प्रोनाउंस कर रहे हैं। डबल ओ को जब प्रोनाउंस करना हो तो ये सैम्पल्स याद रखने हैं आपने, ये यू और उसके लिए ये वाला सैम्पल, ठीक है, शॉर्टली प्रोनाउंस करने के लिए। और जब एक ओ को प्रोनाउंस करना हो लॉन्गली तो उसके लिए ये सैम्पल यूज़ होगा, ठीक है। सी उल्टा लिखा हुआ है, हॉर्स, देख ला एच को थोड़ा लंबा हो रहा है ना, सॉरी ओ थोड़ा लंबा हो रहा है, हॉर्स। और यहाँ हेड, सॉरी हेड नहीं, ये सॉक आएगा, हाँ, ये ओ के लिए, एक ओ के लिए लॉन्गली प्रोनाउंस करने के लिए ये सैम्पल याद रखनी है आपने, और एक ओ को शॉर्टली प्रोनाउंस करने के लिए ये वाला सैम्पल, सॉक। अब इसको हमने इसको सॉक भी कर सकते हैं ना, जैसे हॉर्स किया है, लेकिन गलत हो जाएगा, इसको शॉर्टली प्रोनाउंस करना है, ये सैम्पल बता रहा है, इसको सॉक करेंगे, ओके। नेक्स्ट है आई को प्रोनाउंस करने के लिए बर्ड, और ये आई को लॉन्गली, आई को अगर शॉर्टली प्रोनाउंस करना है तो कैसे करेंगे, जल्दी से बताएं। ये लिखा हुआ है देखें ऊपर, शिप। आई को शॉर्टली प्रोनाउंस करना है तो ये वाला सैम्बल यूज़ होगा, जब इसको हमने लॉन्गली प्रोनाउंस करना है तो ये वाला सैम्बल यूज़ होगा, ये, ठीक है। जब आए किसी वर्ड में यूज़ हो, आए वॉवल है आपको पता है, तो उसके आगे ये सैम्बल स्लैश ब्रैकेट में लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए इसको थोड़ा सा लंबा करके हमने प्रोनाउंस करना है। प्रोनाउंस करने का मतलब होता है बोलना है, ठीक है, बर्ड, ठीक है। और इसको शिप छोटा करके बोलना है क्योंकि ये सैम्बल बता रहा है कि ये शॉर्ट वॉवल है, शॉर्ट प्रोनाउंस होने वाला वॉवल है, ठीक है। अच्छा, अबव को बताया हुआ है, और कट को, कट का सिर्फ एक ही है ये वाला कि इसको हमेशा शॉर्टली आपने प्रोनाउंस करना है, यू जहाँ भी आएगा उसको शॉर्टली प्रोनाउंस करना है क्योंकि लॉन्ग वावल्स में इसका नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं भी हो नहीं है, हाँ, यू का लॉन्ग वावल में नहीं है तो इसको हमेशा आपने शॉर्टली प्रोनाउंस करना है, इसी तरह से कट, और ये सैम्बल आपको दिया गया होगा। अच्छा, अबव के लिए, अबव को जब आपने लॉन्गली प्रोनाउंस करना है तो ऊपर बताया हुआ है हमें, और जब शॉर्टली प्रोनाउंस करना है तो ये ई, उल्टा ई यूज़ होगा, ठीक है, कि अबव। और जब लॉन्गली प्रोनाउंस करना है तो हमें क्या यूज़ करना है, ये देखें, ये फॉर्म, ठीक है, FAM फॉर्म। मतलब ये ऐसे समझ लें कि ये आपके वर्ड के दरमियान में जब यूज़ हो ना, लॉन्गली और शॉर्टली प्रोनाउंस करने के लिए ये वाले सैम्बल हैं, ये लॉन्ग प्रोनाउंस करने के लिए, ये शॉर्ट प्रोनाउंस करने के लिए। और जब भी आ वर्ड के स्टार्ट में एक बार यूज़ हो तो उसको हम हमेशा शॉर्टली प्रोनाउंस करेंगे, ये सैम्बल बताएगा कि इसको शॉर्टली प्रोनाउंस करना है, ठीक है। अबव, अबव भी हम कर सकते हैं लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये पहले यूज़ हुआ है, ये सैम्बल है, इसको शॉर्ट प्रोनाउंस करना है, शॉर्ट वावल में यूज़ होगा तो अबव करेंगे इसको। और कट का मैंने आपको बता दिया, हमेशा शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन में यूज़ होगा, ठीक है, कट, और सैम्बल इसके लिए दी हुई है। नोटिस दैट द सैम्बल्स फॉर लॉन्ग वावल्स हैव 2 स्मॉल डॉट्स इन फ्रंट ऑफ देम, डिफ्थोंग्स। ये देखें, ये जो लॉन्ग वावल्स के लिए सैम्बल्स दी गई उन सब के सामने 2 डॉट्स हैं, ये नोटिस नहीं किया, मैंने भी नहीं नोट किया था पहले, लेकिन ये नोट दिया हुआ है, आपने ये नोट कर लेना, ठीक है। और आपको ये पता है कि ये सैम्बल किस ना स्लैश ब्रैकेट्स में लिखी होंगी डिक्शनरी पे, स्लैश ब्रैकेट्स ऊपर आपको बताई हैं। तो जब ये वाली, जब विदाउट डॉट होगा तो आपको पता चल जाना चाहिए ये शॉर्ट वावल्स की है निशानी, और जब ये आगे डॉट दिया होगा स्लैश ब्रैकेट्स में और सैम्बल होगी तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये लॉन्ग वावल्स की निशानी है, ठीक है।
आगे है डिफ्थोंग। डिफ्थोंग का मतलब ये होता है कि जब हमने ऊपर एक एक वॉवल को कंसीडर किया कि उसकी प्रोनाउंस कैसे हम करते हैं। डिफ्थोंग का मतलब होता है जब आप दो वॉवल को इकट्ठा प्रोनाउंस कर रहे हो। देखें जैसे HERE हेयर, अब ये भी ई वॉवल है, यहाँ ये ई भी वॉवल है, दो वॉवल्स यूज़ हो रहे हैं। अब ये डिफ्थोंग वो होता है जो एक वॉवल से प्रोनाउंस होना शुरू हो और दूसरे वॉवल पे ख़त्म हो। हेयर वॉवल पे ख़त्म हो रहा है और ये वॉवल भी बीच में इंक्लूड हो रहा है प्रोनाउंसिएशन में। समझ लेना बात आप मेरी। यहाँ भी देखें वेट, AI, दो वॉवल्स हैं, दो वॉवल का हमने साउंड प्रोनाउंस करना है, इसलिए ये भी डिफ्थोंग में फॉल करेगा। यहाँ भी OU, दो वॉवल्स हैं, यहाँ एक वॉवल है O, लेकिन इसको जब आप प्रोनाउंस करेंगे बुआए, बुआए आप कहते हैं ना इसको बुआए, यानी कि ए बीच में आ रहा होता है, जैसे BOAY बुआए। अब उसको बोए तो नहीं प्रोनाउंस करते ना, बुआए प्रोनाउंस करते हैं ना, तो ए फील हो रहा है ना यहाँ, मतलब दूसरे वॉवल की साउंड आ रही है, तो ये भी डिफ्थोंग में फॉल करेगा। समझ लिया ना बात आप मेरी, कि ज़ाहिरी तौर पर बेशक ओ एक वॉवल इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको प्रोनाउंस करें ज़रा, बुआए बोले, BOAY फील होता है, ए फील होता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ ए है नहीं। अगर वैसे इसको बोए पढ़ें तो ये गलत हो जाएगा। बॉय पढ़ते हैं हम, ए फील होता है, साउंड करता है, इसलिए क्योंकि ओ और इसके साथ ए भी हमें साउंड करता है, इसलिए ये भी डिफ्थोंग में फॉल करेगा। ऐसे ही शो की एग्जांपल है, शो, SHOWE, ई यहाँ एंड पे फील होता है, शो, इसको आप प्रोनाउंस करें शो। और काओ में भी ऐसे, काओ, इसको को पढ़े ना, वैसे तो अगर COW को बनेगा, लेकिन काओ करने से ए इधर ऐड हो रहा है, CAOW काओ, फील होता है ना कि ए है यहाँ, मतलब वावल की साउंड आती है, इसलिए ये भी डिफ्थोंग में फॉल करेगा। माए, अब देखें MY, मे भी तो बन सकता है माई, MYE लगता है ना कि माई, MYE फील हो रहा है ना, ई प्रोनाउंस करने में फील होता है कि यहाँ वावल है, MYE माई फील होता है ना, तो इसलिए ये भी डिफ्थोंग में फॉल करेगा। हेयर, इसमें तो ऑलरेडी दो वावल्स हमें नज़र आ रहे हैं, ए और आई। समझ गया ना बात मेरी। अब जो जिनमें दो वावल की साउंड आती है, सिर्फ लिखे हुए ज़ाहिर नहीं होते, साउंड भी जिसमें दो वावल की आती है ना जिस वर्ड में, उसको हम डिफ्थोंग कहते हैं। और इनको प्रोनाउंस कैसे करना है ये ऊपर हमने पढ़ा, आप इससे सीखेंगे। ये देखें कि जहाँ ई है, ई को हमने कैसे प्रोनाउंस करना है, हमने यहाँ सीखा कि इसको लॉन्गली करना है, ये शॉर्टली। ये देखें ये ई लिखा हुआ है, लेकिन इसको नहीं, पहले इस सैम्बल को देखते हैं प्रोनाउंस करने वाला। ये सैम्बल यूज़ हो रहा है आए, तो ये सैम्बल की तरह ये शॉर्ट वावल्स में फॉल करता है, ये सैम्बल, ठीक है। और दूसरा सैम्बल ये भी शॉर्ट वावल में फॉल करता है, ई, ये दोनों शॉर्ट वावल में, इसका मतलब है इनको शॉर्टली प्रोनाउंस करें। हेयर, अब हेरी, तो हेरी भी हम इसको कर सकते हैं ना, HERE हेरी, लेकिन ये लॉन्गली प्रोनाउंस हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा कि दोनों जो सैम्बल्स हैं इसको प्रोनाउंस करने के, वो शॉर्ट वावल में आपको नज़र आ रहे हैं, तो इन दोनों को हम शॉर्टली प्रोनाउंस करेंगे, हेयर बोलेंगे। समझ आ रहे हैं ना बच्चों आपको। अच्छा ये वाला देखें, ये वाला सैम्बल ई, ये देखें ये भी शॉर्ट वावल में, ये आई, ये दोनों शॉर्ट वावल में, तो हम इसको वेट प्रोनाउंस करेंगे। वाह, इट भी तो कर सकते थे ना, दोनों को, ए को भी लंबा, आई को भी लंबा, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो साउंड दिया गया ना हमें, ये फिनोमिक जो सैम्बल हमें दिए गए हैं वो शॉर्टली प्रोनाउंस करने वाले हैं, इसलिए हम इसको वेट शॉर्टली प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें टूरिस्ट। अब टूरिस्ट जो है ये वाला सैम्बल, ये भी देखें ये नज़र आ रहा है, और ये भी शॉर्ट प्रोनाउंस, दोनों शॉर्ट वाला। ये ओ को बता रहा है कि शॉर्टली प्रोनाउंस करना है आपने, ये वाला सैम्बल, और ये सैम्बल बता रहा है कि इसको भी ये भी बता रहा है कि शॉर्टली प्रोनाउंस करना है। अब ये टूरिस्ट, इसको टूरिस्ट हम बोलेंगे, टूरिस्ट, मतलब लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों शॉर्ट वावल के साउंड है। और बाकी भी सारी एग्जाम्पल्स ऐसी हैं, आप सबको बारी बारी प्रोनाउंस करके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव 8 डिफ्थोंग वॉवल्स। 8 डिफ्थोंग वॉवल्स हमारे पास होते हैं। दीज आर साउंड विच आर प्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग 2 वॉवल्स। ये मैंने आपको बता दिया कि डिफ्थोंग कहते हैं ऐसे साउंड जो हम 2 वॉवल को कंबाइन करके क्रिएट करते हैं। ये डिफ्थोंग की आप डेफिनेशन भी मेमोराइज कर लीजिए। देयर इज़ अ मूवमेंट और ग्लिड फ्रॉम वन वॉवल साउंड टू अनदर, कि एक वॉवल साउंड से हम दूसरे वॉवल साउंड की तरफ मूव करते हैं, यानी कि मूवमेंट होती है, ग्लीड होती है। आपको हेयर में मैंने बताया HERE, ई से हम एंड वाले ई की तरफ मूव कर रहे हैं उसके स्पेलिंग में और प्रोनाउंसिएशन में भी, ठीक है। इसलिए हम डिफ्थोंग कहेंगे। बस आपने ये बात याद रखनी है, 2 वॉवल्स यूज़ होते हैं डिफ्थोंग में, और साउंड में यूज़ होते हैं, लिखने में नहीं। बाजू का जैसे हमने ऊपर बॉय में पढ़ा, लिखने में सिर्फ ओ नज़र आ रहा है एक वॉवल, लेकिन साउंड में 2 वॉवल्स यूज़ हो रही हैं, ओके, तो वो डिफ्थोंग में फॉल करेगा। So there are 20 vowel phoneme in English, 7 short, 5 long and 8 diphthongs. ये शॉर्ट लॉन्ग, 7 शॉर्ट ऊपर आपको बताए गए, 5 लॉन्ग भी बताए गए सैम्बल्स उनकी, और 8 डिफ्थोंग्स जैसे उनको प्रोनाउंस करना है उसकी भी आपको सैम्बल्स बताई गई। ये देखें ये ऊपर आपके पास। अब ये बच्चों आपने करना क्या है, ये सारे आपने याद कर लेने हैं कि ये वॉवल्स, लॉन्ग वॉवल जब भी ये वाला
यूज़ होगा ना सैम्पल और स्लैश ब्रैकेट्स में यूज़ होगा, तो आपको पता चल जाना है कि ये वॉवल लॉन्गली प्रोनाउंस होगा। और जब ये वाले सैम्पल यूज़ होंगे सारे, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये वॉवल शॉर्टली प्रोनाउंस होंगे। ठीक है, ये 5 हैं, ये 7 हैं, और ये वाले डिफ्थोंग हैं। ये वाला सैम्पल जहाँ यूज़ होगा ना, ये इकट्ठे दोनों यूज़ होंगे। ठीक है, ये सैम्पल्स, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये डिफ्थोंग है और इसको प्रोनाउंस करना है ऐसे। ये शॉर्ट और लॉन्ग का तो आपको पता चल गया ना ऊपर से, लेकिन ये डिफ्थोंग से आपको पता चल जाना इस सैम्पल से कि ये डिफ्थोंग है, और ये दोनों इकट्ठे यूज़ होंगे सैम्पल। ठीक है, जहाँ डिफ्थोंग आएगा ये आपने याद कर लेने हैं सारे के सारे सैम्पल, लॉन्ग के भी, शॉर्ट के भी और डिफ्थोंग के भी। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, पेपर में आए ना आए, लेकिन आपको प्रोनाउंस करने में आसानी होगी इसके याद करने के बाद। ओके, नाउ वी विल लुक एट द कॉन्सोनेंट साउंड्स फिनोम्स। अब कॉन्सोनेंट्स यानी कि वावल के अलावा जो बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम प्रोनाउंस करने का तरीका देखते हैं। इन इंग्लिश देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। दीज आर द साउंड्स प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट और पार्शियल स्टॉपेज ऑफ ब्रीथ। ये ऐसे साउंड्स है, कॉन्सोनेंट्स को हम प्रोनाउंस ऐसे करते हैं कि वो मुकम्मल या थोड़ा, पार्शियल का मतलब होता है आधा, कुछ थोड़ा बहुत, स्टॉपेज ऑफ ब्रीथ, सांस को मुकम्मल रोक के या थोड़ा रोक के हम इनको प्रोनाउंस करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साउंड्स को। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। नो रिपीट आफ्टर मी। अब आप तो रिपीट कर नहीं सकते, साथ एक बार सुन लें, या रिपीट करना चाहें तो कर लें। देखें पी को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, पिन। अभी आप देख रहे हैं कि हर जगह आपको वॉवल नज़र आएगा। वॉवल का इसीलिए अलहदा जो आपको प्रिंसिपल्स हैं वॉवल को प्रोनाउंस करने के, लॉन्ग वॉवल, शॉर्ट वॉवल, डिप्थोंग्स, वो आपको ऊपर बता दिए गए। लेकिन हम दूसरे अल्फ़ाबेट पे आपने तवज्जो देनी है, वॉवल पे नहीं देनी। वॉवल को आप जो हमने ऊपर रूल पढ़े उनके मुताबिक ही प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, जो भी है, जो ऊपर दिए हुए हैं यही लिखा हुआ है साथ। ये देखें ना, ये सारे ऊपर वो बताया हुआ है, जो वो तरीका है ना इसको प्रोनाउंस करने का, साउंड का, वॉवल का, वो दिया हुआ है, उसके मुताबिक आप करेंगे। इधर आपने पी पे तवज्जो देनी है, पिन, बेड, टिन, डॉग, 5। अब देखें 5, वैसे ये आमतौर पर जनरली जैसे लिखे होते हैं वैसे प्रोनाउंस होते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ज़्यादा वॉवल में ही फ़र्क होता है। लेकिन जहाँ भी कहीं कहीं फ़र्क होता है तो आप देख लें। वैन, थिन, थैट, मैन। अब देखें ना, मैन, अगेन मेरी इधर तवज्जो चली गई कि मैन, MAN, मान बनता है ना, लेकिन ए को हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये देखें, ए क्योंकि वॉवल है, ऊपर वाले प्रिंसिपल जो हमने ऊपर पढ़ा है उसके मुताबिक इसको प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन हमने ए पे तवज्जो नहीं देनी, हम कॉन्सोनेंट्स पढ़ रहे हैं, तो मैन को देखें, M सिंपली प्रोनाउंस होगा मैन। अगेन N, नोज, थिंक, हाफ, चर्च, जैम, काइंड, गन, से, जू, शिप। ओ देखा ना आपने कैसे प्रोनाउंस हो गया, जू। ये लॉन्ग वॉवल है ना, है ना, ये देखें, ये डॉट आगे लगे हुए हैं तो इसका पता, हमें पता चल गया कि लॉन्ग वॉवल की तरह प्रोनाउंस हो रहा है। और शिप, ये शॉर्ट वॉवल है, इसका आपको पता है, ऊपर भी हमने पढ़ा। मेयर, लेग, रन, वर्क, यस। ठीक है, वॉवल ज़्यादा तवज्जो वॉवल पे दी जाती है, कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट है स्ट्रेस। एंड अदर एरिया क्लोजली रिलेटेड विद इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है किसी लफ्ज़ पे जोर देना, कि कुछ स्पेलिंग है, कुछ लफ्ज़ हैं, किसी एक आधे बीच में से अल्फ़ाबेट को हम ज़्यादा जोर दे के दबा के पढ़ते हैं स्पेलिंग में, इसको स्ट्रेस कहते हैं। देखें, स्ट्रेस इज़ द एक्स्ट्रा फोर्स यूज इन प्रोनाउंसिंग और स्पीकिंग अ पर्टिकुलर वर्ड। एक ख़ास लफ्ज़ को बोलने में या प्रोनाउंस करने में आप एक्स्ट्रा फोर्स जो इस्तेमाल करते हैं, जो उस पर जोर देते हैं, इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। A dictionary will indicate stress by a tiny mark on the top of a word like this। ये ऐसे छोटा सा निशान होता है उसके ऊपर लफ्ज़ के। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इस लफ्ज़ पे हमने, इस वर्ड पे, इस अल्फ़ाबेट पे स्ट्रेस देना है। When you look up a word in the dictionary, be sure to learn where the stress falls on the word। जब आप कोई भी लफ्ज़ डिक्शनरी में देखें तो आप ध्यान रखें कि इसके ऊपर ये टाइनी मार्क दिया गया है, इसका ये मतलब है कि उस वर्ड पे आपने स्ट्रेस देना है। मदर, टेबल, आफ्टर। इन दिस एग्जाम्पल द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्ट्रेस। मदर, टेबल, आफ्टर। देख रहे हैं ना कि कैसे इधर भी आफ्टर पहले हिस्से पे जोर दिया जा रहा है, दूसरे हिस्से को जो वर्ड का है उसको लाइटली पढ़ा जा रहा है। टेबल, मदर, मतलब पहले हिस्से पे जोर दिया जा रहा है, और यहाँ मुझे दूसरे हिस्से पे, होटल, बम्बू, बनाना, दूसरे हिस्से पे जोर दिया जा रहा है, इसको स्ट्रेस। Next, there are some words in English which have the same spelling but belong to different parts of speech because they are stressed differently। कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं इंग्लिश में जिनके स्पेलिंग तो एक जैसे होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। मतलब कुछ, एक नाउन है तो एक वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, मतलब स्पेलिंग सेम है लेकिन वो अलग-अलग तरह यूज़ होते हैं। कहीं नाउन की जगह पे यूज़ होगा, कहीं एज अ वर्ब यूज़ होगा, कहीं एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ होगा। क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि उनके स्ट्रेस जो है वो डिफरेंट होता है। जहाँ डिफरेंट स्ट्रेस दिया जाएगा तो डेफिनेटली वो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा बन जाएगा। एग्जाम्पल देख के क्लियर होगा आपको। रेबल, और ये भी रेबल। रेबल का मतलब होता है बागी। अच्छा, देयर आर द रेबल्स लेट डाउन देयर आर्म्स। जो बागी हैं उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए।
अच्छा देख रहे हैं आप, ये आर के ऊपर दिया हुआ है कि आर पे हमने स्ट्रेस देना है। रेबल्स लेट डाउन देयर आर्म्स, समझ गए। और नेक्स्ट वाले देखें, रेबल, चिल्ड्रन रेबल अगेंस्ट देयर पेरेंट्स। तो इसका मतलब है बच्चे अपने पेरेंट्स के खिलाफ खड़े हो गए या पेरेंट्स के खिलाफ बगावत करते हैं, मतलब उनकी नाफरमानी। अच्छा ये देखें, एज एन वर्ब, यहाँ एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है यहाँ रेबल, और यहाँ एज अ नाउन यूज़ हो रहा है कि नाउन आपको पता किसी चीज़ का नाम को कहते हैं, ये नाउन हो गया। और यहाँ चिल्ड्रन नाउन है, तो ये रेबल एज अ वर्ब यहाँ यूज़ हो रहा है इस सेंटेंस में। अच्छा ज़्यादा इसको प्रोनाउंस करने में रेबल्स और ये रेबल थोड़ा सा फ़र्क आएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, लेकिन स्ट्रेस मैटर कर रहा है। आप गौर करें तो आपको समझ आएगी। सिर्फ बताने का यहाँ मकसद ये है कि स्पेलिंग दोनों के सेम है, लेकिन यहाँ नाउन के तौर पे यूज़ हो गया है और यहाँ वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, ठीक है। फ़र्क क्यों है नाउन और वर्ब का? क्योंकि स्ट्रेस मैटर कर रहा है, स्ट्रेस डिफर कर रहा है। ये जो छोटा सा सैम्पल है ना, इससे आपको स्ट्रेस का पता चल रहा है। अच्छा प्रेजेंट, द प्रेजेंट वाज लवली, प्रेजेंट एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ है। वेयर यू प्रेजेंट एट द पार्टी, तुम द प्रेजेंट वाज लवली यानी कि मौजूदगी खुशगवार थी। अच्छा यहाँ मौजूदगी प्रेजेंट एज अ नाउन यूज़ हुआ है। यहाँ देखें प्रेजेंट, वेयर यू प्रेजेंट एट द पार्टी, तुम पार्टी में कहाँ प्रेजेंट थे, कहाँ मौजूद थे। एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। एडजेक्टिव कहते हैं इसमें सिफ्त को, तो उसका पार्टी में मौजूद होना एक उसकी सिफ्त थी, लेकिन वो पूछता है कहाँ मौजूद थे, प्रेजेंट। यहाँ स्ट्रेस भी सेम पे, यहाँ भी पी पे आ रहा है स्ट्रेस, यहाँ भी पी पे आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ एज एन नाउन और यहाँ एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है प्रेजेंट। आगे प्रेजेंट यहाँ एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। प्लीज़ प्रेजेंट योर वर्क, मेहरबानी करके अपना काम पेश करो, अपना काम दिखाओ या सामने करो। अच्छा यहाँ ई पे आ रहा है, क्या उसको कहते हैं, स्ट्रेस, सॉरी ई पे नहीं एस पे आ रहा है, प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा है सेम प्रोनाउंस में, लेकिन अब ये चीज़ ऐसी है कि समझाने में थोड़ी ना डिफ़िकल्टी हो रही है। ये आप तब सीखेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब इसको आप राइटिंग में लिखेंगे ना, एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज अ वर्ब यूज़ करेंगे एक ही वर्ड को बार बार, तो आपको फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ इन बताने का ये मकसद है कि स्ट्रेस मैटर करता है, और यहाँ तो स्ट्रेस भी सेम वर्ड पे आ रहा है प्रेजेंट में, यहाँ नाउन और एडजेक्टिव में, लेकिन फिर भी ये पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट इनका हो रहा है। तो ये इतनी चीज़ इस तरह इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सीख लिया, आपने समझ लिया, बस इतना मोर देन इनफ है आपके लिए कि इतना ही आपने इसका कॉन्सेप्ट लेना था। अच्छा नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ। अच्छा इस पैसेज को आपने रीड करना है बच्चों किस हिसाब से, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। जहाँ भी देखें एडवर्टाइजमेंट, अब यहाँ आपने देखना है ए शुरू में यूज़ हो रहा है ना, शॉर्टली प्रोनाउंस करेगा ऊपर आपने जो हमने पढ़ा है। अच्छा यहाँ ई यूज़ हो रहा है, यहाँ भी ई यूज़ हो रहा है, तो ये कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये डिफ्थोंग बन गया ना। और यहाँ ए यूज़ हो रहा है, ये कैसे प्रोनाउंस होगा, इसको आपने खुद से पढ़ना है, ये मैंने नहीं आपके लिए रीड करना है, ठीक है। आपने इसको ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, और पढ़ना इस तरह है कि आपको समझ आए कि प्रोनाउंस कैसे करना है वर्ड्स को। उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज भी करनी है। द पैसेज विल बी रीड आउट अ सेकेंड टाइम, दूसरी बार भी इसको पढ़ें। एज यू रीड दिस पैसेज यू विल सी अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑन दिस TV screen, tick only the words that you hear being read। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बताया कि जो आपका लेक्चर प्रोवाइड किया गया ना, उसमें आपको दिया जाएगा कि टीवी स्क्रीन पे वर्ड्स आ रहे हैं, तो जो आप सुन रहे हैं आपने उनको टिक करना है। ये उसके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है, आपके लेक्चर के लिए साथ में। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि आप सिर्फ ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ें, आपको समझ आ जाए प्रोनाउंस कैसे करना है। और अगेन बच्चों मेरी बात ये याद रखें, ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन का मसला होता है वॉवल्स का। वो आपने ऊपर जो सैम्पल्स हैं ना, वो एज इट इज़ शॉर्ट वॉवल की, लॉन्ग वॉवल्स की और डिप्थोंग्स की, वो सिर्फ याद कर लेनी है, तो आपको पता चल जाएगा वॉवल कैसे, कहाँ, किस तरह प्रोनाउंस हम उनको करते हैं। और दूसरी बात कॉन्सोनेंट्स है, वो मोस्टली जैसे दिया होता है वैसे ही आसानी से वो प्रोनाउंस होते हैं, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। अच्छा सेकंड एक्सरसाइज देखें, यू मे फेस डिफिकल्टी इन यूजिंग द राइट स्ट्रेस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। इन लफ्ज़ों में वो कह रहा है कि आपको ये नहीं पता होगा कि स्ट्रेस किस वर्ड पे देना है, आपको स्ट्रेस देते हुए मुश्किल का सामना करना पड़ेगा ये सारे लफ्ज़ों में, ठीक है, कि किस लफ्ज़ पे, किस हरफ पे आपने किस अल्फ़ाबेट पे स्ट्रेस देना है इन लफ्ज़ों में। यूज़ डिक्शनरी टू फाइंड वेयर द स्ट्रेस फॉल्स इन द ईच वर्ड। तो ये एक्सरसाइज भी आपने डेफिनेटली खुद ही करनी है। आप डिक्शनरी में वर्ड देखें तो ऊपर वो छोटा सैम्पल जिस पे हमने ऊपर पढ़ा स्ट्रेस के लिए जो दिया जाता है, जिस वर्ड पे जिस हर्फ पे जिस अल्फ़ाबेट पे वो सैम्पल होगा ना, ऐसे मेंशन जैसे हमने ऊपर पढ़ा ऐसे, तो इससे भी छोटा होता है बल्कि सैम्पल। खैर अच्छा जहाँ जहाँ वो सैम्पल होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर हमने स्ट्रेस देना, जोर देना, ठीक है। ये बच्चों आपका आज का लेक्चर था। अगेन बता रही हूँ, इसमें कोई परेशान होने वाली या कोई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी वो खास बात नहीं है, लेकिन आपको ये साउंड्स आने चाहिए क्योंकि आपको पढ़ना भी आना चाहिए जैसे आपको लिखना आता है, इसलिए आपको ज़्यादा देनी है यहाँ तो जो कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स की, क्योंकि वो मुश्किल होते हैं, वो ज़्यादा डिफरेंटली प्रोनाउंस होते हैं, जबकि वॉवल्स के डिफरेंटली प्रोनाउंस होते हैं।
होते हैं, कॉन्सोनेंट के ईजी होते हैं, वोवल के डिफरेंट होते हैं और डिफरेंटली प्रोनाउंस होते हैं और मुश्किल होते हैं। वो मैं आपको 2-4 बार कई बार बताया कि आपने उनको एज इट इज़ याद कर लेना, ठीक है। बाकी कोई और प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।